हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और आई कैन से इन ह्यूमंस। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इससे पहले मैं आपको रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों ही अलग अलग फिनोमिनन है। ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है? देखो, ब्रीदिंग हमारा क्या है? ब्रीदिंग हमारा सिंपली क्या है? इनहेल करना एयर को और एक्सहेल करना, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को हम कह देंगे ब्रीदिंग। ठीक। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये है कि हमारी बॉडी में जो हमने फूड खाया उससे हमें क्या मिला? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हुए, जैसे ग्लूकोज। उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके हमें क्या बनाना है? हमें बनानी है एनर्जी। तो वो एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह देंगे? उसको कह देंगे हम रेस्पिरेशन। यानी कि हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसमें हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे लंग्स, हमारे नेजल कैविटी वगैरह वगैरह क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। और रेस्पिरेशन का फिनोमिनन कहां जाके हो रहा है? रेस्पिरेशन का फिनोमिनन सेल, यानी कि सेल के एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ही उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से कि ब्रीदिंग। देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि लंग्स कहाँ कहाँ होंगे। आगे जाके हम लंग्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देखने वाले। पर अभी आप इसको एज अ इंट्रो लो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या मेजर डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। तो ब्रीदिंग इज सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा बॉडी में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एयर को हमारे नोज के थ्रू हम इनटेक कर रहे हैं। कहाँ? लंग्स में। लंग्स में एयर जा रहा है और जो फाउल एयर एयर हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है वो क्या हो रहा है? एक्सहेल हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। इस प्रोसेस को सिंपली फ्रेश एयर का अंदर आना और फाउल एयर का बाहर जाना, इसको ब्रीदिंग कह देंगे। और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कह देंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल एयर इनटेक एंड एक्सपल्शन। ओके, अकर्स इनसाइड लंग्स। लंग्स की वजह से हो पा रहा है क्या? ब्रीदिंग। ये आपने याद रखना है। और देखो, रेस्पिरेशन एक क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल प्रोसेस? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेट मी राइट डाउन, इससे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। किसमें? वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें मिल रही है एनर्जी। एटीपी लिख रहा हूं मैं, एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है रेस्पिरेशन में। तो ये क्या बायोकेमिकल प्रोसेस है? हाँ, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रही है। और बायो क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो कह रहा है कि एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन रिएक्शन है ये। फिर कह रहा है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ एक्टिविटीज। यही तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, इतना क्लियर। फिर कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर हो रही है। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूं। इस स्ट्रक्चर पे आओ आप, यहाँ पे। ठीक, एक सेकंड मुझे देखने दो, क्या मैंने आगे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अच्छे से लगाया हुआ है कहीं? चलो, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, पर मोटा मोटा एक बार आप समझ लो। कह रहा है कि जब हमारा फूड हमारी बॉडी में क्या हुआ? फूड का ब्रेक डाउन हुआ, तो फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके कहाँ चले गए? ब्लड। ठीक। अब हमारे लंग्स में क्या है? यहाँ 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 छोटे ग्रेप्स के जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई की खास बात यह है कि एल्वियोलाई का जो वॉल है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है। उसकी वजह से क्या है कि एल्वियोलाई अब ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आ रहे हैं। उस ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे था वो ब्लड में जा रहा है। ठीक। अब वो ब्लड में जा रहा है तो ब्लड में ऑलरेडी फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे, मान लो कि जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ था। अब उस ग्लूकोज C6H12O6। ठीक। अब इस ग्लूकोज के
साथ क्या होगा, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीजें बना देगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक, यही चीज जो है हो रही है रेस्पिरेशन में। तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी गोल क्या है, एनर्जी करेंसी जनरेशन एटीपी का। ये आपने सारी चीजें जो मैंने आपको बताई अभी, ये सब कुछ आपने याद रखना है। ठीक, इतना आपको क्लियर है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फिर कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि ब्रीदिंग में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो कि सच बात है, ब्रीदिंग में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फिर कह रहा है ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, मैंने कहा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि ग्लूकोज हमारा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहेंगे, जहां पे ऑक्सीजन आ रही होती थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता था, उसको ऑक्सीडेशन कहते थे। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। ये देख लिया, लीजिए आप रिएक्शन, ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, वाटर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। इसको कहते हैं केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जो ये डिफ्यूजन है, ये क्या है, मतलब ब्रीदिंग जो है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी कि आउटसाइड द सेल हो रहा है। और ये क्या है, इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, यानी कि विद इन द सेल हो रहा है। ये आपने याद रखना है, मैंने लिखा भी हुआ है। फिर ये एक बारी फैक्ट्स का चार्ट आप देखना चाहें, व्हाइट मैटर्स द मोस्ट, प्रोवाइड एनर्जी। देखो रेस्पिरेशन जो है ये जरूरी क्यों है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल डिवीजन और टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है। ओके, पावर मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो कहां से आ रही है, रेस्पिरेशन। मसल कंट्रैक्शन एंड लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ओके, मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर, हीट वगैरह वगैरह। फिर सपोर्ट करेगा बायोसिंथेसिस, रिपेयर, सिंथेसाइजिंग मॉलिक्यूल, हीलिंग टिश्यू के। देखो अल्टीमेट क्या है, मूविंग मसल अगेंस्ट द ग्रेडियंट, क्या है कि रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। और एनर्जी किसके लिए रिक्वायर है, एनर्जी तो हमें सारे हमारे लाइफ के बेसिक प्रोसेसेस को करने के लिए रिक्वायरमेंट है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, एक चीज की मैं माफी चाहूंगा, मैंने कोई स्पेस जो है खाली नहीं रखी स्लाइड, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ देखो, अब जो होता है, अब ये है हमारा फूड। अब ध्यान से सुनना आप, क्या है, फूड है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका टूटना, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक, और अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको बोल देंगे एरोबिक। क्या बोल देंगे, एरोबिक। अगर इसकी एब्सेंस में होगा तो बोल देंगे एन एरोबिक। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब देखो, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, एज यूजुअल निकलेगा ही। साथ में क्या हो रहा है, साथ में ये हो रहा है कि वाटर की फॉर्मेशन हो रही है और हमें मिल रही है एटीपी, यानी कि एनर्जी। इतना आपको समझ आ गया। ये हमने बात कर ली किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर ली, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एन और एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में दो तरह से होती है। एक तो क्या बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, या तो बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, या बनेगा इथेनॉल। ठीक, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या बनेगा, क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि लैक्टिक एसिड कब बनेगा और अल्कोहल कब बनेगा। तो लैक्टिक एसिड बनेगा मसल सेल में,
आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में दर्द होती है, उसका कारण यही होता है लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स। और एथेनॉल का फॉर्मेशन कहाँ होगा? एक ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, इसमें क्या होगा? एथेनॉल वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं। आपने अगर पेन और नोटबुक साथ रखा है तो प्लीज इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप उतार लीजिए और मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। इतना आपको क्लियर है? इतना क्लियर है? ये जो मैंने अभी यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है सीधा एनसीईआरटी से है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैं आगे डिटेल में बात करूंगा पर मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि रेस्पिरेशन भी दो तरह से होता है। एक अगर ऑक्सीजन है तो उसको कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है कि अगर ऑक्सीजन की कमी है, कम ऑक्सीजन है, तो उसको हम कह देंगे एनएरोबिक। एन का मतलब ही होता है नो। इतना आपको क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। आइए देखते हैं अब डिफरेंस। एनर्जी पाथवेज जो है हमारे वो दो तरह से चलते हैं, ठीक है? दो तरह से चल रहे हैं। कौन कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब हो गया, एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पर एनारोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये आपको क्लियर है? तो कह रहा है यहाँ पे आपने जो याद रखने वाली चीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं मार्क कर रहा हूं। ये इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी जो बन रही है, एक सेकेंड यार, प्लीज एक सेकेंड आप होल्ड करें। हाँ, जो एनर्जी बन रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कितने एटीपी के इक्वल होती है? तो आपने याद रखना है ऑलमोस्ट 38 एटीपीज ऑफ एनर्जी बनता है, ठीक? ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है और हाई एनर्जी यील्ड हो रहा है। तो आपने क्या याद रखना है कि इसमें हाई एनर्जी यील्ड हो रहा है। हाई एनर्जी यील्ड हो रहा है, कितने एटीपी बन रहे हैं? नियर अबाउट 38 एटीपी। ओके, इतना आपको क्लियर है? फिर दूसरी चीज क्या आपने याद रखनी है एरोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा? फूड का ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है। क्या रिक्वायर्स ऑक्सीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट या कंप्लीट? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। वेयर एज, वेयर एज कहां पे? ये बाद में देखते हैं एनारोबिक में। और क्या है? ये कहां पे अकर करती है? अकर मेनली इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपने याद रखना है। तो एरोबिक में आपने अभी तक क्या क्या देखा? वेट अ सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बना के बता दूंगा, पर एक बारी होल्ड ऑन गाइस, अभी 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 मैं कर रहा हूँ, प्लीज 2 सेकंड सब्र रखें। हाँ, एग्जांपल्स क्या है इसके? ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे एग्जांपल हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन में? एक, सबसे पहले कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। सेकंड, आपने देखा कि हाई एनर्जी प्रोसेस है, हाई एनर्जी प्रोसेस। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? नियरली 38 एटीपीज, एटीपीज, ठीक। और क्या आपने देखा? आपने देखा कि ऑक्सीजन क्या चाहिए होती है? रिक्वायर्ड। हाँ, ठीक है। और क्या देखा कि इसमें क्या हो रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये इतना सा इसका क्रक्स है, इतनी ही मेन बात है। और एग्जाम्पल क्या है इसके? ह्यूमंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्लांट्स। अब देखते हैं, अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रही है। क्या हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देख रहे हो? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि यीस्ट में, यीस्ट में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी मिलेगी। इसको बोलते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ह्यूमन मसल में क्या होगा?
ह्यूमन मसल में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और एनर्जी मिलेगी, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसमें पूरे को ही ऐसे कलर कर दे रहा हूं। द रीजन इज दैट कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन आए। ठीक, ये मैंने पूरा ही कलर कर दिया, इसको आपने याद रखना है। फिर कह रहा है कि नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि बात हमारी क्या है, बात सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। फिर एटीपी प्रोड्यूस कितने होते हैं, 2 एटीपी आर प्रोड्यूस, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, यानी कि लो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस, लो एनर्जी। साइटोप्लाज्म में आकर करेगी, और एरोबिक कहाँ कर रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में आकर कर रही थी। एग्जाम्पल्स आ गए यीस्ट एंड मसल सेल। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये लो एनर्जी प्रोसेस है। लो एनर्जी, कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, नियरली 2 एटीपी। कितने, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड चीज हमने ये देखी कि आकर कर रही है साइटोप्लाज्म में। हाँ, फिर इसमें एग्जाम्पल हमने किसकी देखी, 2 एग्जाम्पल्स देखी इसमें हमने, एक यीस्ट की और एक हमने देखी मसल सेल की। ठीक, इतना ही इसमें आपने क्या रखना है याद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। मेनली कितने स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। देखो ब्रीदिंग जो है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स जो है उनकी बात करेंगे हम, पर जैसे मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूँ वैसे आप समझोगे। मेन हमें पहले रेस्पिरेशन की समझ आ गई, वो बाकी कुछ नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इजी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टेज 1 में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, स्टेज 2 में चल रहा है क्रेब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और स्टेज 3 में हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, जो टेबल मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। तो क्या होता है, देखो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे लिखता हूं C6H12O6, O6, ये क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इससे सबसे पहले बनता है पायरुवेट। अब जो ये पायरुवेट है, ये है 3 कार्बन कंपाउंड। क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, ये हमने याद रखना है। ये मैंने बनाया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कितने एटम है इसमें, 6 और 6 12, 24 एटम्स है। ये भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कहां पे कितने एटम लिख रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। सो यहाँ पे देखिए कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 6 कार्बन थे इसमें। इससे सबसे पहले बनता है 3 कार्बन कंपाउंड। इधर से इधर तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, अब ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है वो अलग अलग चीजें होंगी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका, पायरुवेट का, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक कहेंगे इसको, और एब्सेंस में हो रहा है तो कहेंगे एरोबिक। ये चीज आपने याद रखनी है, यही मैंने बताया हुआ है। देखो, आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्रेब साइकिल क्या होता है, आपने सिर्फ ये रखना है कि क्रेब साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए जो मैंने मार्क कर दिया। और देखो, इस साइकिल के होने के बाद हमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की 2 एटीपी बन रहे हैं, 6 NADH बन रहे हैं और 2 FADH बन रहे हैं। ये सब छोड़, फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो मैं ये आपको कब पढ़ा था, अगर आप 11th 12th का पढ़ रहे होते, या नीट के लिए पढ़ा रहा होता आपको मैं, ठीक, तो मैं आपको ये सब डिटेल में पढ़ाता, क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा, वो साइंस के ही क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का ही पेपर है, बट आपको चाहिए जॉब, और जॉब में इतना ज्यादा नहीं जाएगा, JK SSB या UPSC इतना डीप नहीं जाएगा। तो आपने सिर्फ स्टेप याद रखने हैं। क्या सबसे पहले स्टेज होगी ग्लाइकोलिसिस, फिर स्टेज आएगी क्रेब साइकिल, और थर्ड स्टेज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जब ये सारा हो जाएगा तो फाइनली हमें कितने आउटपुट मिलेगी, टोटल आउटपुट मिलेगी 32 टू 34 एटीपी। और ऐसा कहते हैं कि टोटल आउटपुट ये पूरे इन सारे प्रोसेसेस को मिला 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 के है, वो है नियरली 38 एटीपी। ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ू।
ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट अब आता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे कैसे डेवलप हुए। ये जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपके बहुत काम की चीज है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कॉम्प्लेक्स बनते गए, यानी कि हुआ यूं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। पहले बॉडी हमारी सिंपल होती थी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते थे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ, उनमें एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और ऑर्गेनिज्म थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, जैसे कि हमारा अर्थ वॉर्म बन गया। ठीक, उसके बाद क्या होने लगा, ऑर्गेनिजम्स में और कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, एनवायरमेंटल चेंजेस होने लगे, और जैसे ही अर्थ का प्रॉपर एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो ऑर्गेनिजम्स ने भी अपने शरीर को उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बने जो अर्थ और यानी कि लैंड और वाटर दोनों जगहों पे रहने लगे। तो हर किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग होने लगे, अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू होने लगे। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, हम देखेंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हमारा था अमीबा। अमीबा क्या करता था, सिंपल डिफ्यूजन से अपना रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। कहने का मतलब ये हुआ कि अमीबा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो जो इसकी ये थी सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाती थी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती थी, और ये एक सिंगल सेल बेचारा क्या कर लेता था, फूड का ब्रेक डाउन कर लेता था, और जो एनर्जी चाहिए इसको रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, बाकी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी इसको मिल जाती थी। तो यही लिखा हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द सरफेस। सेकंड, फिर जैसे जैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्गेनिज्म में, तो सेकंड आगे मॉइस्ट स्किन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी केचुआ, आपने देखा होगा बारिशों में अर्थवॉर्म बहुत ज्यादा इस सीजन पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनकी जो आप कभी ऑब्जर्व करना, इनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर लगा होता है, और ये क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं। आपको क्वेश्चन वहां पे बनेगा, respiration through respiration through what, through moist skin, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट रिक्वायर्स डैम्पनेस, यानी कि मॉइस्चर चाहिए होता है। अब एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है यहाँ पे, क्यूटेनियस क्यूटेनियस RESP ही लिख रहा हूं, रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, आपने आंसर करना है अर्थवॉर्म। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, अब हम एवोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स का नहीं पढ़ रहे हैं, हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। किसका एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग मैकेनिज्म का, कि रेस्पिरेशन का फिनोमेना जो था वो कैसे एवोल्यूशन हुई, उसमें वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता गया। तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहा था, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे स्किन के थ्रू डिफ्यूजन से हो रहा था। फिर हमने देखा ऑर्गेनिज्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू होने लगा, थोड़े से ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हुए, उस रेस्पिरेशन को हमने बोल दिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। क्या बोला, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो, कुछ लोग कह रहे थे कि पीडीएफ का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप या पिन कमेंट में व्हाट्सएप का लिंक डाला होगा, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने लगा प्रॉपर। तो इंसेक्ट्स में आ जाओ, जैसे कि कॉकरोच हो गया, तो इनमें क्या आया, ट्रैकियल सिस्टम। क्या आया, ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि थोड़े थोड़े पाइप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई। ये आप देख सकते हैं ब्लू वाले ट्रैकियल सिस्टम, ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम का पार्ट है। और इन ट्रैकियल ट्यूब्स जो थे, इनकी ओपनिंग, ठीक है, अगर ये ट्यूब है तो इसकी जो ओपनिंग है उसको हमने नाम दे दिया स्पाइरेकल्स। आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज रेस्पिरेशन थ्रू स्पाइरेकल्स, तो आपने लगाना है इंसेक्ट्स। ये देखो, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, इन ओपनिंग्स को क्या बोल दिया है हमने, इन ओपनिंग्स को बोला है स्पाइरेकल।
डायरेक्ट ऑक्सीजन डिलीवरी टू सेल, नो ब्लड नीडेड फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। लेकिन देखो, सबसे पहले हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था, पर उसमें यह नहीं था कि ड्राई मेम्ब्रेन या मॉइस्ट मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा मॉइस्ट मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगा। फिर हमने देखा कि ट्रैकियल सिस्टम यानी पाइप्स ट्यूब्स के थ्रू होने लगा। उन ट्यूब्स की ओपनिंग को स्पाइरेकल कहते थे, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां डायरेक्ट डिलीवर हो रही थी, ब्लड के थ्रू नहीं हो रही थी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम चले जाते हैं पानी के अंदर और वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारे फिशेज हैं वो बहुत एफिशिएंटली ऑक्सीजन ले पा रहे हैं पानी से। तो किसके थ्रू ले रहे हैं, उनमें एक डिस्क लाइक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर था, ऐसा जाली टाइप, जिससे मैं क्या होता था कि जैसे जैसे पानी लगते जाता था तो वो ऑक्सीजन को पानी से निकाल लेता था और बाकी पानी बह जाता था। उन स्ट्रक्चर्स को हमने कह दिया गिल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गिल्स के थ्रू किसमें हो रही है, फिश में एफिशिएंट कंकरेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे आए जो पानी में भी रह रहे थे और लैंड पे भी रह रहे थे। वो स्किन और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन शो कर रहे थे, यानी कि दो रेस्पिरेशन शो कर रहे थे, एक लंग्स वाली और एक क्यूटेनियस जो स्किन के थ्रू हो रही थी। उनको हमने कह दिया एम्फीबियंस। और देन सबसे बढ़िया ऑर्गेनिजम्स आए, हम बर्ड्स वगैरह वगैरह, जो हाईली एडवांस थे। उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिनको हमने कह दिया लंग्स। अब हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर पा रहे थे, प्रॉपर ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो पा रहा था, और इसी को हम कह रहे थे कि ब्लड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसको हमने कह दिया कि ये क्या है, रेस्पिरेशन का फिनोमेनन सबसे कॉम्प्लेक्स है। लंग्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक। फिर ये देखिए, यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद रखना है कि एम्फीबियन यानी कि ये फ्रॉग यूज करते हैं बोथ स्किन एंड लंग्स डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वायरमेंट। अगर लैंड पे होंगे तो वो लंग्स का यूज करेंगे, और पानी में होंगे वो तो स्किन का यूज करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, I would say most important topic of this chapter, that is human respiratory system, most important। देखो, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी में हर काम परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए एवोल्यूशन के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिस्टम जो है ये ग्रुप ऑफ चीजों से बना होगा, कोई सिंगल चीज से नहीं बना होगा, ठीक। तो इस सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, उन सब स्टेजेस को हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा नोज वाला रीजन स्टार्ट होता है। लेट मी सेलेक्ट द मार्कर, ओके। नोज वाला रीजन, ये रीजन देख रही हो, ये हमारी क्या है, ये हमारी नोज है, ठीक। ऐसे ही टेम्परेरी बना रहा। ये अगर हमारी नोज है तो इसके दो हिस्से हैं, एक ये और एक ये बीच में आ गया सेप्टम। और ये जो ओपनिंग्स हैं, ये होल्स हैं, पीछे तक जा रहे हैं, इनको बोलते हैं हम नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नॉस्ट्रिल्स। ये रहे हमारे नॉस्ट्रिल्स, इतना आपको पता चला। अब ये नॉस्ट्रिल्स जो हैं हमारे, ये पीछे जाके एक कॉमन पैसेज में ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, थोड़ी कोशिश करते हैं। ये एक नॉस्ट्रिल है, ये दूसरा नॉस्ट्रिल है, और ये कॉमन पैसेज में ओपन कर रहे हैं, यानी कि ये वाले रीजन में, इस रीजन को हम कह देते हैं नेजल कैविटी। इतना आपको क्लियर है। फिर नेजल कैविटी से जैसे ही आप यहाँ पे ओपन कर रहे थे, अब यहाँ से नेजल कैविटी से जैसे ही नीचे जाओगे तो हमारे माउथ के एग्जैक्ट पीछे जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इसको कह देंगे फेरेंक्स, ठीक। फेरेंक्स और लेरिंक्स, लेरिंग्स ये मिलके क्या बनाते हैं, वॉइस बॉक्स बनाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइस बॉक्स, तो आपने लेरिंग्स ही लगाना है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। लेरिंग्स हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है। यहाँ पे आपको ऐसे मर्दू में उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। क्या, एडम्स एप्पल। आपको कहीं पे लेरिंग्स या एडम्स एप्पल दिख जाए तो सेम चीज है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लैरिंक्स के बाद हमारे गले से नीचे रीजन स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया को हम दूसरा नाम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप ये भी आपने याद रखना है। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। तो अभी तक हमने क्या देखा, स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से, नेजल कैविटीज, फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, ये किस मटेरियल की बनी होती है? ये बनी होती है सी शेप्ड कार्टिलेज। सी शेप्ड कार्टिलेज। और यहां से फिर आप देख पा रहे हैं आगे जाके हमारे चेस्ट रीजन में जाके ये दो में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसका डिवीजन कहाँ पे होता है, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम से। हमारे जो बैकबोन का फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम है, वहां पे उस लेंथ पे जाके ये दो में डिवाइड कर जाती है। और ये कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज कैसे होते हैं? सी शेप, यानी कि ऐसे 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 करके बनी हुई है। और ऐसा कार्टिलेज बनाने का कारण क्या है? ताकि ये जब इसमें एयर नहीं जा रही तो कोलैप्स करके चिपक ना जाए, इसलिए इसको कार्टिलेजनस रखा हुआ है। ट्रैकिया जब दो में डिवाइड हो जाती है तो दो ब्रांचेस में उनको बोलते हैं हम ब्रोनकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई मतलब कि, एक मिनट मैं क्लीन कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा गंद डल गया है यहाँ पे। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम पे जाके दो में डिवाइड हो गए, उनको हमने कह दिया ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई यानी कि फर्स्ट डिवीजन जहां से ट्रैकिया की हुई, एक ब्रोंकियाई एंटर कर जाता है राइट लंग्स में, एक कर जाता है लेफ्ट लंग में, इतना आपको पता होना चाहिए। ब्रोंकियाई आगे फर्दर डिवाइड करते हैं और बना देते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बना देते हैं? ब्रोंकियोल्स। यानी कि ये आपकी आई विंड पाइप, ये डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकाई, इतना आपको पता चल गया। इन प्राइमरी ब्रोंकाई से आगे जाके निकले ब्रोंकियोल्स। ठीक, इतना आपको पता चला, ये आगे हमारे ब्रोंकियोल्स। ठीक, इतना क्लियर है। अब इन ब्रोंकियोल से आगे जाके फर्दर इनमें क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है, और उनको ऐसे ऐसे ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं जिनको हमने बोल दिया एल्वियोलाई। ठीक, और ये सब मिलके बना रहे हैं लंग्स। और लंग के नीचे एक मस्क्यूलर टिश्यू जो है लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है, जो डोम शेप टिश्यू है। कैसा है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डोम शेप्ड। उसको कह रहे हैं डायाफ्राम। क्या कह रहे हैं? डायाफ्राम। आई होप इतना आपको क्लियर क्या? आई होप इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़े तो आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है? नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, डायफ्राम, इतना याद रखेंगे हम। उसके बाद कह रहा है कि गैसियस एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में। ओके। और ब्रीदिंग में कौन सा मसल हेल्प कर रहा है? डायाफ्राम। ये भी आपने याद रखना है, प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीदिंग। कह रहा है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंक्रीजिंग थोरेसिक कैविटी। देखो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अभी कैसा हुआ है हमारा अभी ये है डोम शेप्ड। डोम शेप्ड यानी कि रिलैक्स स्टेट में है, ये अपनी नेचुरल शेप में है। तो हम क्या कर रहे हैं? मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये डो इसको ऐसे नीचे खींचो, नीचे खींचेंगे अगर तो ये क्या होने लगेगा? फ्लैट होने लगेगा, और साइड की ओर ऐसे लंग्स को भी खींच देगा। देखो ये था ऐसे, ऐसे था। अब मैंने इसको खींचा, इधर से पकड़ के नीचे खींचा, तो ये इधर इधर मूव करने लगा, इधर इधर मूव करने लगा। यानी कि इसके ऊपर ऐसे लंग्स ऊपर की ओर दबे हुए थे, अब वो नीचे आ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, उनका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं? एयर को इनहेल कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया। आ जाओ अब मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देख लीजिए। ठीक है, तो ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन हो रही है और एक्सपिरेशन हो रही है। एक्सपिरेशन, एक्स का मतलब ही होता है बाहर जाना, एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन, एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी लगा रहे हैं और अब हवा को क्या कर रहे हैं? अंदर खींच रहे हैं। उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? हमारा डायफ्राम क्या हो जा रहा है? डायफ्राम हमारा
फ्लैटन हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फ्लैटन हो जा रहा है। रिब केज हमारा क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, या मैं यूं कहूं कि आउटवर्ड्स मूव कर रहा है, बाहर की ओर फैल रहा है, ऐसे बाहर की ओर रिब केज हमारा मूव कर रहा है। और क्या हो रहा है, और हो रहा है थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजिंग। अब थोरेसिक वॉल्यूम क्या गया, थोरेसिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये जो थोरेसिक कैविटी है, जो रिब केज के अंदर जगह है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसमें कितनी चीजें आ सकती है, उसको कहेंगे थोरेसिक थोरेसिक वॉल्यूम। तो आपने याद रखना है थोरेसिक वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज्ड वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी अंदर की, ये रिब केज फैल गया, बाहर की ओर खुल गया, ये ऐसे 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 बाहर की ओर खुल गया, अंदर वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एयर एंटर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर अंदर आ जाएगी। एस्पिरेशन में क्या होगा, पैसिव प्रोसेस है, मोस्टली हम जोर लगा के बाहर निकालेंगे क्या, हवा को। डिक्रीज हो जाएगा कैविटी का वॉल्यूम। देखो ये क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट करा था तो फ्लैटन हो गया था, अब ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा, तो ऊपर की ओर धक्का मारेगा, ऊपर की ओर धक्का मारेगा, डोम शेप्ड बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो एयर अंदर से बाहर की ओर मूव कर जाए, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर है। अब ये देखो मेन जो चीज आपने समझनी है, यहां से आपको पहला ही क्वेश्चन बनेगा, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आ रही है ब्रीदिंग के प्रोसेस से हमारे लंग्स के थ्रू, एयर के थ्रू हमारी बॉडी में आ रही है, ये हमने समझा था। अब कह रहा है कि एक्सचेंज कहाँ पे हो रही है गैसेस की, जो लंग्स में ऑक्सीजन आई थी वो हमारे ब्लड में कैसे पहुंच रही है और ग्लूकोज को कैसे ब्रेक कर रही है, यही चीज यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये चीज समझनी है। तो देखो हो क्या रहा है, जो हमारे एल्वियोलाई है, लंग्स का लास्ट पार्ट क्या था, एल्वियोलाई था। ये जो एल्वियोलाई है हमारे, इनकी जो मेम्ब्रेन है, कलर कौन सा लिए जाए ये ट्राई करता हूँ। वेट ए सेकेंड, यहाँ पे कलर जो थोड़ा क्लियरली विजिबल हो, कौन सा हो सकता है, लेट मी चूज। ठीक है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो वॉल है किसका, हमारे एल्वियोलाई का, ये बहुत ही थिन वॉल है। अब ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, इनके साथ लग रहे होते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल जब इनसे लग रहे होते हैं, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो एयर थी उसका डिफ्यूजन हो जाता है एल्वियोलाई के वॉल से, एल्वियोलाई के वॉल से ब्लड में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड से कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में चली जाती है। और ये एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर भेजते जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, और बाहर एक्सहेल कर देंगे हम। और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ चली जा रही है, ब्लड में जो जहां पे रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सेल वहां पे जा रही है, और वहां पे क्या कर रही है, फूड का ब्रेकडाउन करा रही है। वही कह रहा है कि एल्वियोलाई हैव टोटल सरफेस एरिया इक्विवेलेंट टू हाफ टेनिस कोर्ट। अब एल्वियोलाई जो होते हैं, इनके वॉल्स पे होते हैं विलाई, उसकी वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, और इनका सरफेस एरिया टोटल अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा होता है कि एक जितना टेनिस कोर्ट है उसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपने याद रखना है। फिर क्या रहा है, गैस एक्सचेंज क्या है, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। और क्या कहा है, और कहा है कि एक्सट्रीमली थिन वॉल ऑफ एल्वियोलाई मिनिमाइजेस द डिफ्यूजन डिस्टेंस। यहाँ पे एक वॉल है बहुत थिन, यहाँ पे दूसरी वॉल है बहुत थिन, यहाँ से यहाँ गैस इजिली क्या कर जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी। तो वही कह रहा है कि एक्सट्रीमली थिन वॉल मिनिमाइजेस डिफ्यूजन का डिस्टेंस। रिच ब्लड सप्लाई मेंटेन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मॉइस्ट सरफेस गैसेस मस्ट डिसॉल्व टू डिफ्यूज, डिसॉल्व होनी चाहिए। मैसिव सरफेस एरिया है किसका, एल्वियोलाई का, 70 से 100 मीटर स्क्वायर।
इतना आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखना था कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है, और एल्वियोलाई का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है उसके, और थिन वॉल्स होते हैं, उसके कारण डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो इजिली हो जाता है। और जब ऑक्सीजन ब्लड में चले जाएगी तो उससे आगे क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतना आपने याद रखना है। आई होप इतना आपको क्लियर भी हुआ होगा। जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने चीजें आपको बता दी हैं, और ये आगे ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन। ठीक, इस स्लाइड को एक बार आप ऐसे देख लो, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी हैं। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ब्लड, ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन ब्लड में हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, वो कहां से आएगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एल्वोलाई से पास करेगी हमारे ब्लड वेसल में, ये भी आपने याद रखना है। फिर कह रहा है कि 90% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये आपने याद रखना है। और 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इससे थ्रू, और फॉर्मेशन होती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लोडिंग हो रहा है, एफिशिएंट कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है कौन, ब्लड। और डिसॉल्व कर जाती है ऑक्सीजन प्लाज्मा में कितनी, 3%। ओके, ये अपने यूज के लिए यूज कर लेगा इसको। फिर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज ए बाई कार्बोनेट आयंस। कितना, 70%। देखो यहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट एज हेमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी कि हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। और कितने परसेंट डिसॉल्व प्लाज्मा में हो रही है, 3%। वही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 70% एज बाइकार्बोनेट आयंस की तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है। 23 बाउंड टू हेमोग्लोबिन, और उसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। 23% बाउंड हेमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, 70% बाइकार्बोनेट में हो रही है, इसको कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग। जो 23 वाला पोर्शन है इसको बफरिंग सिस्टम कह देंगे। और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट यानी कि डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में कितनी हो रही है, 7%। ठीक, hemoglobin is the primary carrier of oxygen, but CO2 relies heavily on bicarbonate conversion। हो गया, चलो। फिर आता है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ये वैसे है नहीं आपके काम की चीज, पर मैंने लगा दिया, अब थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसके फैक्टर याद रखो आप। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या मैटर करेगा, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, और वाटर की अवेलेबिलिटी। यार इसको ना मैं मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फैक्टर पे रेस्पिरेशन डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर कैसा है बाहर का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी क्यों चाहिए। इसके अलावा मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे नोज में जो म्यूकस है वो डर्ट वगैरह को तो रिमूव करता है, बट साथ ही क्या कर रहा है कि वो हमारी नेजल कैविटी को क्या रख रहा है, मॉइस्ट रख रहा है। इस मॉइस्चर का कारण क्या है, आप जिसको भी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो भी इसको क्रैक कर पाएगा या जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और इंटरनल फैक्टर पे क्या मैटर कर रहा है, एज, बंदे की हेल्थ क्या है, हार्मोनल स्टेटस कैसा है, मेटाबॉलिक रेट कैसा है, ये सब फैक्टर जो है रेस्पिरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें आपने याद क्या रखना है, इसमें आपने, टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, इसमें आपने फॉर्मूला याद रखना है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि कितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करी, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम और कितनी ऑक्सीजन हमने क्या करी, कंज्यूम करी। उसी प्रोसेस को उन्हीं शक्तियों को हम क्या देंगे, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर किसी को लग रहा है मैं ज्यादा स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज प्लीज आप अपने वीडियो की स्पीड 2x कर लें।
आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने रट लेना है, एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कंठस्थ कर लो, ये सीधा आपको फॉर्मूला ही पूछ ले। आपको ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट। वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। तो आपने इसको टिक मार्क कर देना। आई होप आपको क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड इन मेटाबॉलिकल स्टडीज, एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिकल एनालिसिस। बाकी ये वाले डायग्राम को आप रहने दो फिलहाल। फिर मैंने वही कहा कि 11th-12th में अगर आपको नीट का पेपर देना होता तो मैं आपको डिटेल में समझाता। समझाने में मैं आपको अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल ही बता रहा हूँ, जितनी मतलब रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा बता सकता था, पर कारण ये है कि अगर इससे ज्यादा मैं बताने लग जाऊंगा वीडियोस बहुत लंबे लंबे बन जाएंगे, जो आपके लिए देखना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और उस चीज का फायदा भी नहीं है। हमें एग्जाम निकालना है। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरी 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या रहा है, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, हमारे ट्रैकिया जो है ये नैरो होने लगता है। नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एयर वे की कंट्रैक्शन हो जाती है, जो हवा जाने वाली पाइप्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जा रही है, वो सिकुड़ जा रही है, उसको कह देंगे अस्थमा। फिर कह रहा है एफिसीमा। एफिसीमा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। देखो एल्वियोलर वॉल की अगर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और इंसान की क्या हो जाएगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। जब अच्छे से ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है निमोनिया। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा, भाई समझ रहे हो, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा जब, तो निमोनिया हो जाएगा। फिर एक डिजीज है ब्रोनकाइटिस। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोनकाइट। देखो मैंने ये ज्यादा नहीं लिखा है कि हाँ इसमें ऐसे होगा, ये सिम्टम होंगे, नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, सिंपल बेसिक स्टेटमेंट्स बनाएगा वो। इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोनकाई इज कॉल्ड एज, ऑप्शन होंगे निमोनिया, ब्रोनकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, एम्फीसीमा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रो को क्या हो गई है, इन्फ्लेशन एल्वियोलाई में। ब्रो को काइटस इन्फ्लेशन हो गई है, कहाँ, एल्वियोलाई में। इन्फ्लेम्ड पाथवेज यानी कि पाथवे सूज गए हैं। फिर आता है ट्यूबरक्लोसिस। इससे क्वेश्चन बन ही सकता है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुले। मैंने क्लोसिस लिखा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले इसका असली नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको स्टार मार्क करो। कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, ये आपने याद रखना है। आई नो आपको नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड से, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया और गली में थोड़ा शोर कर रहे हैं लोग, पर आई होप आप समझ रहे होगे, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना। फिर कह रहा है कि कॉम्पिटेटिव, ये छोड़ो, ये मैंने थोड़ा से लगा दी थी चीजें। एंटोनियो लोवाइजर, फादर ऑफ मॉडर्न रेस्पिरेशन स्टडीज, ये आपने याद रखना है। ओटो वारबर्ग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रिसर्च करी इन्होंने। हैंस क्रब डिस्कवर्ड द क्रेब साइकिल। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेस्पिरेशन के फादर कौन है, एंटोनियो लोवाइजर। ये एक और चीज के फादर है, वो आपको मंच में बताएंगे, बहुत बच्चों के फादर हैं। वो क्या रहा है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट बता दिया मैंने आपको। एटीपी कैसे बनता है, देखो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का, जी लिख रहा हूं मैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था और एटीपी मिल रहे थे, एटीपी। और मैंने कहा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी ऐसे मिलती है कि इसमें ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ए टी और पी, ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये हुआ कि 3 फॉस्फेट होंगे, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। ठीक, ये जुड़े होते हैं बॉन्ड से। अब जब हमें एनर्जी चाहिए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब ये एनर्जी रिलीज होगी इसको हम यूटिलाइज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ही फॉस्फेट बने, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फिर एडिनोसिन रह जाएगा। ऐसे एनर्जी हमें मिलती है, ये आपने याद रखना है। तो कैसे हो रहा है, लंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। लंग्स से क्या आ रही है, एयर आ रही है, ठीक, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा रही है, वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, 38 एटीपी एनर्जी मिल रही है। एक क्वेश्चन था जो मुझे याद नहीं रहा, एक्चुअली मुझे याद है बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, प्लीज चेक करना।
कि जब ये दो फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कितनी एनर्जी देता है, 30 समथिंग जूल के बराबर एनर्जी देता है। ये आप प्लीज प्लीज चेक करना, यहाँ से आपको एमसीक्यू बन जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर मैं सम अप कर दूं तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद मैंने रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और हमें एटीपी मिलेंगे। कितने एटीपी मिलेंगे, 38 एटीपी ऑफ एनर्जी मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक में मैंने दो बताई, इथेनॉल बनता है और बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल सेल में बनता है। और इथेनॉल कहाँ बनता है, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है उसमें बनता है। ये सब चीजें मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया। फिर मैंने बताया आपको कि साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है। तो गैसियस एक्सचेंज का साइट हमारा एल्वियोलाई है, ये आपने याद रखना है। तो आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बुरी लगी है तो डिसलाइक कर देना। और अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। और जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, बॉन्ड ब्रेक की होके कितनी एनर्जी निकल रही है। और सेकंड मैंने पूछा कि हमारा जो नोज है वो मॉइस्ट क्यों होता है, उसका क्या कारण है, ये आपने बताना है। तब तक के लिए बाय बाय।